सो दिस इज़ योर सेकंड क्लास, ठीक है। सीटेट के बेस पे बोलो या फिर असेसमेंट पेपर का रिवीजन बोलो, तो रिवीजन बेसिस पे दिस इज़ योर सेकंड क्लास। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे पोर्शंस को कंप्लीट किया था। रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन गया था, असेसमेंट एंड टेस्ट, इवालुएशन, पर्पस ऑफ इवालुएशन, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था हमारा। अभी हमको जाना है किधर, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, 5th पेज में इस पॉइंट से स्टार्ट करना। स्क्रीन इज विजिबल, इज इट ओके? दिख रहा है? बता दो एक बार। यस मैम, थैंक यू। थोड़ा सा हेजी है बट दिख रहा है। आ जाएगा, सब आ जाएगा। ओके, सो अभी ना एक ट्रिक देती हूँ, ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है। हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना बहुत सारे प्रिपोजिशन, वैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। फॉर, एज, ऑफ, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? फॉर, एज, ऑफ, मतलब इससे ना क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमारे माइंड में डाउट आता है सीटेट एग्जाम में, हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं। यू नो दैट सबमेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिनको सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव में पता नहीं चल रहा है तो मैं फिर से बता दूं, सबमेटिव होता है क्या, वर्ड में ही लिखा गया है सम, यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, ठीक है। सम लिखा गया है, सम मतलब एडिशन, एडिशन बेसिस पे जो होता है, मतलब पूरे साल जो होगा, पूरे साल कोई एक सेशन हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे या असेसमेंट करेंगे, जस्टिफिकेशन और जजमेंट देंगे, या फिर इन बिटवीन द क्लासेस, इन बिटवीन द क्लासेस मतलब सोचो मैं आपको पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लूँ, तो ये क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा है तो दैट इज अबाउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉट अबाउट द असेसमेंट जो सबमिटिव हो रहा है। सम नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक टॉपिक का एंडिंग हो ना हो, अगर कोई एग्जाम या टेस्ट या फिर हम असेस करें उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और जिसको एंडिंग में किया जाता है उसको बोला जाता है सबमिटिव। तो ये फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव वर्ड याद रखो, ठीक है। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। मैम, यस, बोलिए। मैम, formative and summative, if we take in simple word, formative that means unit test and summative means annual exam, right? एनुअल एग्जाम और ईयरली एग्जाम, दैट्स इट, ओके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अभी उसी वर्ड को याद रखते हुए आगे चलेंगे। क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वर्ड से याद रखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, फॉर, ठीक है, फॉर मेंशन है। सो वेयर द असेसमेंट हेल्प्स टीचर गेन इनसाइट, इनसाइट मतलब झांकना, इनसाइट, साइट मतलब व्यू, विजन, तो इनसाइट into what students understand in order to plan and guide इंस्ट्रक्शन। मैं आपको गाइड करने के लिए आपके अंदर झांकूंगी, आप क्विकली आपको फीडबैक दूंगी। सो यहाँ पे फॉरवर्ड से आता है, फॉरवर्ड से आया तो फॉरवर्ड से क्या है, फॉर्मेटिव होगा, फॉरवर्ड से क्या है, फॉर्मेटिव होगा। क्विकली आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिव वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग बोला गया, अब बताओ असेसमेंट एज लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग दोनों का पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वेयर द स्टूडेंट डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ हाउ दे लर्न और यूज दैट अवेयरनेस टू एडजस्ट और एंड एडवांस देयर लर्निंग, टेकिंग एन इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। और एक में लिखा गया है where the assessment informs students, teacher, parents as well as the broader educational community of achievement at a certain point in time in order to celebrate success, plan intervention, support continued progress। तो मैं अगर ऐसा बोला गया फ्यूचर प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग या एडजस्टमेंट के बेसिस पे या आपके सक्सेस के बेसिस पे, आपके ग्रेडेशन के बेसिस पे, या फिर आपको प्रमोट मिलेगा वन क्लास टू अनदर क्लास, देन इसको कौन सा असेसमेंट पे हम काउंट करेंगे? बताओ, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया बहुत सारे। मैम, ये समेटिव असेसमेंट होगा, ठीक है, सबमेटिव है, बिकॉज ये ब्रॉडर सेंस में देख रहा है, बड़ा, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ प्रमोशन मिलेगा, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जहाँ पे आप अपग्रेड होंगे, तो वहाँ पे सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन अपनी लाइफ के लिए मिलता है, तो उसको बोला जाता है सबमेटिव, ठीक है। सबमेटिव समटाइम जब बच्चा खुद से खुद को जज करता हो, मतलब आई हैव टू इवैल्यूएट माई सेल्फ और ओन सेल्फ, ठीक है, मैं खुद को जज कर रही हूँ, खुद को इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो सबमेटिव असेसमेंट के विद इन भी छोटे छोटे पार्ट में चल रहा है सेल्फ इवैल्यूएशन, जहाँ पे बच्चे को अवेयर किया जा रहा है कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक हो सकता है, ठीक है। सो दो टाइप का इवैल्यूएशन आया, एक अगर वर्ड क्या मेंशन है, फॉर मेंशन है, तो वो कौन सा सबमिशन होगा, सॉरी कौन सा आपका असेसमेंट या इवैल्यूएशन होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। फॉर्मेटिव एंड ऑफ मेंशन है या एज मेंशन है, तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे असेसमेंट को, एज मेंशन है या फिर ऑफ मेंशन है तो वो हो जाएगा आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट, ठीक है।
लिखना तो पड़ेगा ना कंसेप्ट, तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है। अभी देखो प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, इट इज सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस बिकॉज असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। तो ये सेंट्रल है, मतलब इसको केंद्र में रखा गया है, ठीक है। ये सेंट्रल है क्लासरूम प्रैक्टिसेस के लिए। क्लासरूम प्रैक्टिसेस मतलब क्या है? दैट इज द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे इंटरेक्शन कंटिन्यू होता है। इट शुड बी एजुकेटिव। देखो एजुकेटिव क्यों है? अच्छा, किसी को अगर एसेस करते हो, असेसमेंट करते हो, या फिर आप बोलो इवेलुएट भी करते हो, क्या उसका प्रोग्रेस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, आगे बढ़ेगा या फिर नीचे ही जाएगा? मैम इंक्रीज होगा, आगे बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। तो हमें एजुकेशन का मतलब क्या समझाया गया? एजुकेशन मतलब विच लीड्स ए चाइल्ड, ठीक है। पेडागोजी, एजुकेशन, ये सबका मतलब होता है टू नरिश, टू ब्रिंग और टू स्टीयर अप, सो आगे लेके जाना, ठीक है। सो ये ऐसा चीज़ है जो असेसमेंट हो या इवैल्यूएशन हो, दोनों के लिए सेम भी लिख सकते हो। दोनों में क्या मेंशन है ना, इट शुड बी एजुकेटिव, ये एजुकेटिव होना चाहिए जिससे आपका प्रोग्रेस हो। छोटा से छोटा होने से भी प्रोग्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका डिक्रीज हो, ठीक है। इंक्रीमेंट रहना चाहिए। इट शुड बी फेयर, फेयर फॉर एवरीवन, सबके लिए इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जजमेंट ओनली आपके लिए करूँ, दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए इक्वल रहेगा। एक स्टैंडर्ड बेस पे हम जजमेंटल प्रोसेस रखेंगे, उसी जजमेंटल प्रोसेस से सबको जज किया जाएगा। इट शुड बी डिजाइन टू मीट देयर स्पेसिफिक पर्पसेस। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों चाहिए? अभी क्वेश्चन आ रहा है, बोलो क्यों चाहिए? न्यू स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट चीज क्या बोला गया? इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी डिजाइन टू मीट देयर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? फॉर्मेटिव का पर्पस है इन बिटवीन द क्लासेस, इन बिटवीन द क्लासेस करने का मतलब इन बिटवीन द क्लासेस के विद इन बच्चों को जो भी इश्यूज आ रहे हैं क्विक बेसिस पे जानने के लिए। कंटिन्यूस बोला गया है, कंटिन्यूस मतलब हमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको डायग्नोज करने के लिए। तो राइट, ये हो गया फॉर्मेटिव के लिए। अगर मैं बोलूँ सबमेटिव में क्या होगा? एट द एंड ऑफ द सेशन वहाँ पे कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस मतलब डिटेल नहीं है, बट वो कंटिन्यूस किस बेसिस पे है? सारे फॉर्मेटिव को जोड़ते रहो तब मिलेगा सबमेटिव, ठीक है। सारे फॉर्मेटिव को जोड़ते रहो तब मिलेगा एंड प्रोडक्ट, दैट इज द सबमेटिव। एंड सबमेटिव वास्ट और वाइड होता है। एंड सबमेटिव में एक ही चीज़ है जहाँ पे आपको प्रमोशंस मिलते हैं और जहाँ पे आपको अपग्रेडेशन मिलता है आपके क्लासेस पे, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस मैम हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिव आर द फैक्टर्स एंड समेटिव इज द मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट है। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकता है, ऑब्वियस है, वैसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोल सकते हैं फॉर्मेटिव इज अ स्टेप, फॉर्मेटिव इज अ स्टेप, ठीक है। एंड असेसमेंट इज अ एंड प्रोडक्ट, असेसमेंट इज अ एंड प्रोडक्ट, मल्टीपल एंड प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में आपको जो रिजल्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो स्पेसिफिक पर्पस हुए ना दोनों के। एक में हुआ कि आपको क्विकली मैं डायग्नोज कर रही हूँ एवरी डे के बेसिस पे, एवरी वर्क पे, एंड एक में हुआ मेरा पर्पस आपको प्रमोट कर रही हूँ या सर्टिफिकेशन दे रही हूँ, अपग्रेड कर रही हूँ। तो ये मेरा स्पेसिफिक पर्पस है। अभी देखो इट शुड लीड टू इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। देखो इसे अगर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे कि मैं आपके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखूंगी या फिर मैं आपके एवरीडे बेसिस पे जो भी मैं जजमेंट लिख रही हूँ या फिर असेसमेंट कर रही हूँ उसको मैं लिख के रखूंगी, आप में ये वीकनेसेस है, इसका ये सोल्यूशन है। तो ऐसे अगर एडिशन करते चले तो हमें एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट मिल जाएगा। इट शुड लीड टू स्कूल वाइड इवैल्यूएशन प्रोसेस। ऑब्वियस है, स्कूल वाइड है, स्कूल में ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो स्कूल वाइड इवैल्यूएशन है, विद्यालय में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो और भी है फंक्शन। इट फोकसेस ऑन आउट स्टूडेंट्स लर्न। सो बच्चों के स्टूडेंट मतलब बच्चों के या स्टूडेंट्स के जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। इट शुड बी वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब क्या है पता है? बोल सकते हो? मुझे एक चीज़ बता दो, आपको मैं बोल दूँ दिस टेस्ट मतलब टेस्ट आर वैलिड, जितने भी टेस्ट हैं वो सारे वैलिड हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं दिस आर वैलिड। तो मुझे कोई बोल सकता है सो इट इज़ रिलायबल, अभी समझाया था रिलायबल है अगेन। सो याद रखो कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक हिंट दूँ, दैट इज ओ, ठीक है, वी आर, इतना याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। सो कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी इवैल्यूएशन और असेसमेंट प्रोसेस हो, ये 3 स्टेप्स सबके लिए होना चाहिए, बाउंड है, हम फिक्स होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, अगर हमारे पास जो भी हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, दिस आर कॉल्ड द स्मॉलर पॉइंट्स और द स्मॉलर एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स को हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी, वो ऑब्जेक्टिविटी अगर आपको हमेशा मिले, जब भी आप उस बुक को पढ़ो सेम ऑब्जेक्टिविटी मिले, जब भी आप टेस्ट दो तो सेम आपको रिजल्ट्स मिले, तो दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। एंड रिलायबिलिटी, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो,
सबके लिए सेम चीज़ें देते रहे तो वो रिलायबल होता है। ठीक है, ये 3 वर्ड के ऊपर कोई एक पॉइंट जरूर आएगा एग्जाम में, सीटेट हो, स्टेट हो, ओटेट हो, कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो वहाँ पे देखना ये 3 वर्ड से एक वर्ड जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर पहले नॉलेज क्लियर करना। ऑब्जेक्टिविटी जो छोटे छोटे स्टेप्स को देखता है, जो छोटे छोटे स्टेप्स देखता है। मैं आपको एक ना मॉडल बना के दे रही हूँ, ठीक है। सो ये मॉडल का मतलब हुआ है कि आप पूरे डिटेल चीज़ों को समझो, तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स को आपने समझा। ठीक है, सो अभी आपने समझा, आपका नाम है ए, नेक्स्ट आपने क्या किया, बी पर्सन को दिया, तो सेम ऑब्जेक्टिव्स वो भी समझेगा, क्योंकि मैंने वो ऑब्जेक्टिविटीज़ को क्या किया है, फिक्स्ड किया है उस कंसेप्ट के अंदर या मॉडल के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिविटी कभी भी चेंज ना हो और जो सबके लिए परफेक्ट रहे, सबको वो सेम चीज़ मिले, वो रिलायबल होता है। जो चीज़ मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिविटी है, जो चीज़ मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिविटी है, जिस प्रोसेस के थ्रू सबको मिल रहा है वो रिलायबल है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। वैलिडेशन है, जब उसका ट्रूथ या एंड रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, उसको वैलिडेशन बोला जाएगा या वैलिडिटी बोला जाएगा। क्लियर है? ऑल क्लियर? सब क्लियर है? ओके, चलो। यस मैम। सो ये 3 वर्ड इसलिए देखो बार बार आता है, ठीक है, OVR, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा याद रख सकते हो, OR भी बोल सकते हो, तो OR भी से अगर किसी का नाम है तो आप वैसा याद रख सकते हो। ठीक है, इट इज़ ए की प्रोफेशनल स्किल। की प्रोफेशनल मतलब आप जो प्रोफेशनल हो रहे हो, आपको बोला जाता है ना आपके लाइफ में आप टीचिंग एक प्रोफेशनल जॉब है, तो प्रोफेशनल हो मतलब एवरीडे आपको ये 3 प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड 3 टाइप के जो असेसमेंट होते हैं, मतलब आपका सेल्फ असेसमेंट चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन चाहिए खुद के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को एवरीडे बेसिस पे जज करना है, फॉर्मेटिव भी चाहिए, एंड प्रोडक्ट में करना है उसके लिए भी तैयार हो रहे हो तो सबमिटिव भी चाहिए, तो एवरीडे के बेसिस पे ये सब यूज़ हो रहा है। तो दीज आर द प्रोफेशनल स्किल। अगर किसी ने बोला लैंग्वेज स्किल, तो लैंग्वेज स्किल्स में 4 स्टेप्स आते हैं या 4 टाइप के स्किल्स आते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर किसी ने बोला प्रोफेशनल स्किल, टीचिंग प्रोफेशनल स्किल, तो वहाँ पे आपके आते हैं कौन से स्किल्स, दैट इज ये सारे, दैट इज आपके असेसमेंट प्रोसेस, इवैल्यूएशन, जजमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट, एग्जामिनेशन, तो ये आपको स्किलफुल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, it is a part of effective instructional planning. Instructional planning, effective instructional planning, आपको मैं जो instructions दूँ, whatever I say to you, मैं जो भी बोलूँ आपको, ठीक है, as a teacher it's my job to say the convenient portion of your concept. हमेशा convenient होना चाहिए, हमेशा आपको compilation करके दूँ, हमेशा आपको points सजा के दूँ ताकि आप समझ पाओ। तो ये इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होना चाहिए, नहीं कि क्लास में गए एंड हैप्पीजट पढ़ा दिया खत्म हो गया, ये पढ़ाई नहीं होता। जो एग्जैक्टली स्टेप वाइज मैनर पे हो उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग ऐसा हो जो लाइफ को डायरेक्शन दे, आपको डायरेक्टिव वे में लेके जाए, आपको दिशा दिखाए और दिग निर्धारण करे। इट इज़ सेंसिटिव एंड कोलैबोरेटिव। ऑलरेडी हम लोग कोलैबोरेटिव जानते हैं क्या है, सबने पढ़ा हुआ है, सारे बैच के अंदर ये क्वेश्चन है, टॉपिक है। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव में एक डिफरेंस अभी क्लियर फिर से कर रही हूँ, बार बार रिपीट किया जा रहा है, याद रखो। अगर मैं डिसाइड करूँ आई एम योर टीचर, नाउ आई एम योर टीचर, राइट, बाहर मिल रहे हैं दोस्त है क्या है अलग चीज़ है, बट नाउ आई एम योर टीचर। अगर एज ए टीचर मैं आपके लिए डिसाइड करती हूँ कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। क्विकली बोल रही हूँ टीचिंग के बेसिस पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इफ बच्चे यहाँ पे ग्रुप में काम कर रहे हैं एंड वो एक दूसरे के लिए डिसाइड करें और मिलजुल के डिसाइड करें कि उनको क्या करना है, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। Otherwise, goal is common for every group, in cooperative also, collaborative also. दोनों में सेम रहता है. Aim is also fixed and every work is distributed in every student. जितने भी ग्रुप के मेंबर्स है सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये सब ठीक है। एक ही लाइन याद रखो कि टीचर अगर डिसाइड करे, प्लान करे और बच्चों को उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़े ग्रुप में भी काम करते हुए, तो वो होता है कोऑपरेटिव। अगर कोलैबोरेटिव बोला गया है जब ग्रुप में बच्चे खुद से काम करते हैं एंड टीचर ओनली आउटसाइडर और गाइडर जैसे बाहर खड़े हैं एंड जो भी डिसीजन लेना हो वो स्टूडेंट खुद से ले रहा है ग्रुप में, देन इट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव क्लियर है? हो गया क्लियर? यस मैम। ओके, सो इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। देखो पहले वर्ड याद रखो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं बोल रहा है, समानता पे बात नहीं करे, समता पे बात करे, समता पे बात करे, समता, ठीक है, समता बोला गया, क्षमता, ठीक है, आप पूरा क्षमता पे मत चले जाओ, ये समता है। समता मतलब हो गया समान चीज़ें मिलना, वही सेम है बट लॉ के बेसिस पे।
वही सेम चीज़ है, इक्वालिटी इक्विटी के अंदर आता है, इक्वालिटी वर्ड इक्विटी के विद इन आता है, समझो। सो इक्विटी बड़ा, इक्वालिटी वर्ड छोटा। सो मैं हर एक वर्ड में आपको बता रही हूँ। इक्विटी लॉ के बेसिस पे होता है, स्टैंडर्ड रूल्स, ठीक है, जो नियम फिक्स्ड है सबके लिए। और इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। एक्सक्लूसिव नहीं बोल रहा है, इंक्लूसिव बोल रहा है, तो सबको इंक्लूड करते हुए चलना है। तो इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ एन असेसमेंट शुड बी एक्सप्लिसिट, एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। देखो जो भी चीज़ करे हो ना, वो बाहर से भी होना चाहिए, क्लियर बेसिस पे, एसेसिबल भी होना चाहिए जिसको जजमेंट और फीडबैक दे सको, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मैंने आपको जज किया सो आपका रिजल्ट अलग आया और कोई और जज करेगा तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपके लिए जो मैंने जजमेंट दिया, मे बी कोई और टीचर भी अगर आपको जज करे तो सेम रिजल्ट ही देगा। तो वो ट्रांसपेरेंसी है जो सबके लिए इक्वल रहता है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। बट इंडिविजुअल के बेसिस पे जजमेंट डिफरेंट होंगे। बट एक टीचर अगर आपको टेस्ट करने के बाद मार्किंग में आउट ऑफ 100 90 देता है, तो ऑब्वियस है दूसरा ऐसे कॉपी चेकिंग होगा कि दूसरा टीचर भी जब चेक करेगा तो आपको 90 ही मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, फिक्स्ड है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। ये थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट दिया है ना आपको। चलो आपको एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, जैसे सोच लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्जामिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन, सॉरी। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आए यही वर्ड्स आएंगे, उसके लिए यही पॉइंट्स रहेंगे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, कम्प्रिहेंसिवनेस। सबसे ज़्यादा फोकस मैं किस पे करने बोली थी, यही 3 वर्ड पे, ठीक है, 3 वर्ड पे। सो ना हमने एक नाम याद रखा था, ठीक है। एक सर थे जो ना पहले CDP बहुत पढ़ाते, बट वो हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं एंड बाहर बहुत फेमस थे, यहाँ के नहीं है, बाहर थे। तो उनका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, रोहित वेदवान, ठीक है, रोहित वेदवान। तो मैंने उनके नाम से याद रखा था, वो रोहित वेदवान। तो ORV, ये 3 चीज़ होने ही चाहिए। मैंने कोई कभी रिमेंबर करने के लिए आपको बोला, तो कोई भी नाम आप याद रखो, बट रखो, याद रखो ORV चाहिए। ORV के बाद ये 2 चीज़ बहुत ईजी होता है, प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल करो तो हो जाए, क्लियर हो, जिसका प्रैक्टिकल हो सके, जो एग्जामिन कर सके वो। कम्प्रीहेंसिवनेस मतलब डिटेल्ड, कम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब होता है डिटेल्ड। तो अब चलो आगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? सबका मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। यस सर, बोलिए। मैम ये जो OVR और PC जो बोले हैं, ये आपका जो वर्ड है, पांचों वर्ड, ये स्टूडेंट और टीचर कैसे यूज होगा मैम? अच्छा, ये स्टूडेंट एंड टीचर में यूज़ नहीं होगा, ये एग्ज़ाम, आप जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं ना उसके लिए, टेस्ट के जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, या इवैल्यूएशन में जब आप प्रूव करते रहते हैं या फिर बच्चों को जजमेंट देते हैं उस टाइम पे ये यूज़ होगा। बिकॉज जब स्कूल में कोई चीज़ आप टेस्ट करते हैं, अच्छा स्कूल में कितने टाइप का टेस्ट हो सकता है, आप लोग कोई बोल सकते हो? कुछ बच्चे बोल सकते हैं येस और नो, कितने टाइप का फॉर्मेटिव, समेटिव। अच्छा, उसे छोड़ के भी और 2 टाइप के हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, राइट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। अच्छा, नाउ टीचर मेड टेस्ट क्या होता है? अगर मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाऊं आप सबके लिए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाऊं, सो उसको बोलते हैं टीचर मेड टेस्ट, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। टीचर क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, फोकसेस ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी। बट जब स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने या NCERT ने क्वेश्चन पेपर बनाया है और सबके लिए इक्वल बनाया है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोला है, और जितने भी स्कूल कॉलेज जो भी है उसके अंडर पे आ रहे, तो क्लास 10 के लिए अगर एग्जाम है तो क्लास 10 के लिए पूरा स्टैंडर्ड को फिक्स किया जाएगा। तो अभी टीचर मेड हो या फिर स्टैंडर्डाइज्ड हो, एक टीचर जब क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो उसको ये 5 चीज़ फॉलो करना ही पड़ता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी, कम्प्रिहेंसिवनेस। जब भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, जब भी बच्चों को जजमेंट देंगे, तो वो जजमेंट डिटेल्ड होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के लाइफ के ऊपर होना चाहिए, वो बच्चों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चा उसमें फुलफिल किया कि नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो ऑब्जेक्टिविटी है। बच्चों का जो रिजल्ट आने वाला है तो उस रिजल्ट में एंड प्रोडक्ट प्रॉपर रह रहा है कि नहीं सबके लिए, वो होता है वैलिडिटी। अगर मैं बोलूँ रिलायबिलिटी, वो सबके लिए इक्वल है कि नहीं, वो रिलायबल पॉइंट पे जाएगा जिसके एविडेंसेस होते हैं। प्रैक्टिकलिटी, जो बच्चा मैंने जज किया, इसलिए बोला ना मैंने जज किया, जो रिजल्ट आया दूसरों ने भी जज किया, सेम रिजल्ट्स आए, तो वो प्रैक्टिकलिटी हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबके लिए इक्वल आ रहा है। कम्प्रिहेंसिवनेस, दैट इज द डिटेल,
ठीक है, वो चाहे आप टेस्ट बनाओ या फिर आप एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाओ, वो चाहे स्टैंडर्ड बेस्ड हो जहाँ पे नॉर्म्स रूल फिक्स रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर मैं खुद से बनाऊँ फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे टीचरमेंट, तो सबके लिए ये 5 पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है सर? ओके, अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि वर्ड्स क्या बोल रहा है। जिस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करने बोलूँ एग्जाम के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करें। रिलायबिलिटी ऑफ ए टूल, देखो ये दिस आर नॉट टूल्स ऑफ ए टेस्ट। अगर किसी ने बोला क्वालिटीज टूल्स, जैसे होता है ना, कोई सामान खरीद रहे हो तो उसके रिलेटेड, मतलब जैसे हमने गैजेस खरीदा या अप्लायंसेस खरीदा, तो अप्लायंसेस को करेक्ट करने के लिए कभी कभी छोटा मोटा टूल्स हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे फ़ोन ख़राब हो गया तो अगर आपको आता हो तो फ़ोन के लिए टूल्स भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पेंसिल, अगर बोलो पढ़ाई में टूल्स कौन से हैं बताओ? In study, what are the tools we used? Tools. Pen, pencil, books, copies, yes, pen, pencil, obvious. These are the essential materials. Okay, so वैसे ही टेस्ट, एग्जाम, इवैल्यूएशन, जजमेंट कुछ भी हो, सो ये सारे टूल्स हैं उसके। तो रिलायबिलिटी ऑफ ए टूल रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो ये वर्ड जहाँ पे भी सुन लिया तो वो रिलायबिलिटी वर्ड से जुड़ा होगा। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, इसको क्या वर्ड बोलते हैं? हम लोग पढ़े ना, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? जी मैम, सुपरलेटिव का ये जो सुपरलेटिव होता है, हाँ, वर्ड्स तो डिग्रीज है ना, वो वर्ड्स के क्या है? डिग्रीज, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव। हाँ, वर्ड्स के डिग्रीज है। तो वैसे यहाँ पे भी एक चीज़ देखो, मैं अगर आपको बोलूँ 10%, 20%, 30%, ये भी कोई काम का या चीज़ का होगा डिग्रीज, कोई डिग्रीज होगा। वैसे ही यहाँ पे रिलायबिलिटी भी डिपेंड करता है दो वर्ड के ऊपर, डिग्रीज ऑफ कंसिस्टेंसी जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, एक्यूरेसी जो एक्यूरेट रिजल्ट देता हो। तो इसलिए बोला था ना, जो सबके लिए इक्वल हो, जो आपने वर्ड यूज़ किया परफेक्ट, तो परफेक्ट एक्चुअली रिलायबिलिटी के लिए यूज़ होता है, वैलिडिटी के लिए नहीं। ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए यूज़ होगा, वैलिडिटी के लिए नहीं। सो ये होता है एक्यूरेसी। परफेक्ट वर्ड से अभी शिफ्ट कर लो एक्यूरेसी वर्ड पे। तो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी अगर हम मेज़र करना चाहते हैं या फिर एक्चुअल मेज़र हो जा रहा है तो वो रिलायबिलिटी है, एक चीज़ अभी देखो, इफ द इवैल्यूएशन गिव्स मोर और लेस द सेम रिजल्ट, अभी बोला था ना, मोर और लेस सेम रिजल्ट एवरी टाइम इट इज़ यूज। जब भी इसको आप यूज़ करो, कोई क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया, क्या उसका रिजल्ट एवरी ईयर चेंज हो जाएगा? क्या क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट या आंसर्स एवरी टाइम चेंज होगा? नो मैम, पैटर्न फिक्स है, पैटर्न इज सेम बिकॉज स्टैंडर्ड इज सेम। आप क्लास 12 के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो क्लास 12 का ही आंसर लिखेंगे, या फिर कम ज़्यादा हुआ तो लाइन्स में कम होगा, बट रिजल्ट इज मोर और लेस सेम ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलायबल। ये होता है कंसिस्टेंसी, मतलब पहले जो था अब भी वैसा है, 10 साल के बाद भी वैसा रहेगा, 100 साल के बाद भी वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। टीचिंग प्रोफेशन अगर आप चले जाओ 50 या 100 साल के पहले, सेम था, अब भी सेम है, आगे भी सेम रहेगा। तो ये रिलायबल पॉइंट पे आया। ठीक है, रिलायबल जिसको टेस्ट करने से भी रिजल्ट सेम आते हैं। कौन से दो वर्ड्स पे फोकस करना है? डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी एंड गिव मोर और लेस सेम रिजल्ट। ये दो लाइन के ऊपर हमें फोकस करना है। आपका हो गया रिलायबल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलो वैलिडिटी। अभी वैलिडिटी को हम मेज़र कर सकते हैं कि वो सच है कि नहीं, वो ट्रूथ पे बेसिस है कि नहीं। उसको चाहो तो मॉडिफाइड कर सकते हो, बट वो उसी ट्रूथ के साथ चलेगा, जो ट्रूथफुलनेस है उसी के साथ चलेगा। ठीक है, तो वर्ड फिर से क्या याद रखना है? ट्रूथफुलनेस, या कभी कभी और क्या, ट्रूथफुलनेस का और क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए बताओ? वैल्यूएबल, वर्दी है ना, वर्थफुल। तो ये सारे वर्ड्स आए तो लिख के रख सकते हो, वर्थफुल, वैल्यूएबल, ट्रूथफुल, मेजरेबल, ये वर्ड आए तो ये वैलिडिटी होगा। क्या क्या वर्ड बोला? मेजरेबल जिसको माप सकते हो, मेजरेबल, वर्थफुल हो जाए, वर्दी होना चाहिए, वर्थफुल, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल, एंड यहाँ पे एक वर्ड था ट्रूथफुलनेस। सो ये 4 वर्ड आए तो ये वैलिडिटी है। ये 4 वर्ड कहीं पे भी देखा तो समझ लो ये वैलिडिटी है। ठीक है, ये वैलिडिटी है। तो रिलायबिलिटी के लिए कौन से वर्ड यूज़ किए थे? डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बस इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या? वैल्यूएबल, मेजरेबल, वर्थफुल और ट्रूथफुलनेस। जहाँ पे ये वर्ड दिखा मतलब समझ लो वो वैलिडिटी पॉइंट आएगा। नाउ ऑब्जेक्टिविटी, देखो ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं, उसके वर्ड से ही समझ पा रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है पता है? उद्देश्य।
जो एक काम का उद्देश्य होता है ना, आप क्यों काम करना चाहते हो, क्यों आप टीचिंग देना चाहते हो। मेरा तो मन रहता है कि मैं टीचिंग में जैसे मेरे नॉलेज को और इन्हांस करूँ, अपग्रेड करूँ, मेरे नॉलेज को मैं इन्हांस करूँ, प्लस उसी नॉलेज का यूज़ करके बाकियों को भी हेल्प करूँ। घमंड नहीं दिखाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ पे हमें इगोइस्टिक नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉलेज अब भी हमारे पास नेग्लिजिबल पॉइंट पे है। सो हमें और सीखना है, तो एवरीडे के बेसिस पे हम सीखेंगे तो ऑब्वियस है हम सबको हेल्प करेंगे, बस इतना ही है, हेल्प के बेसिस पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी है हमारे प्रोफेशन का। तो ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी क्या यूज़ हो रहा है ना, ये टूल शेड टू बी ऑब्जेक्टिव। इस टूल को हम ऑब्जेक्टिव इसलिए बोल सकते हैं इफ इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल पॉइंट पे नहीं होगा। हम यहाँ पे किसको यूज़ करें बताओ, हम यहाँ पे यूज़ करें क्वेश्चन पेपर्स को जज करने के लिए। हमारे पास क्या है, अगर आप जजमेंट कोई भी बेसिस पे करना चाहते हो, इवैल्यूएट, टेस्ट, मेजर, जजमेंट कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए क्वेश्चंस रहेंगे ना, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो क्वेश्चंस में हम दो टाइप की चीज़ों को चेक करते हैं। क्या चेक होता है, आइटम्स का ऑब्जेक्टिविटी, कितने आइटम्स है। अभी बोलो आइटम्स मतलब यहाँ पे पढ़ाई वाला आइटम्स, मतलब हो गया कि कौन से टाइप का क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो कौन से क्वेश्चन है, दीज आर कॉल्ड आइटम्स। ओके, इन क्वेश्चन पेपर दीज आर कॉल्ड आइटम्स। जो आपके संक्षिप्त जो प्रश्न होते हैं, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर वाले क्वेश्चंस आते हैं, या फिर लॉन्ग, मतलब आपके जो भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं, या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और बड़े दीर्घ उत्तरमूलक क्वेश्चंस आते हैं या प्रश्न आते हैं, वो हो गए, या क्षुद्र प्रश्न उत्तर वाले आते हैं। तो वो सबको हम बोलते हैं यहाँ पे आइटम्स। 1 2 3 4 ऐसे आइटम्स यहाँ पे काउंट होते हैं। एंड उसके बेसिस पे हमें स्कोरिंग भी देना पड़ता है, एक चीज़ यहाँ पे हिंट देती हूँ, एक क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट। सबने पढ़ा है क्या अचीवमेंट टेस्ट? जो न्यू है आई थिंक वो नहीं पढ़े होंगे, बाकी सारे बच्चों को मैंने अचीवमेंट टेस्ट पढ़ाया है प्रीवियस ईयर में मैम। ओके, अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना सिखाया है? क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं? ब्लूप्रिंट, राइट, ब्लूप्रिंट एक था ना। तो ब्लूप्रिंट पे हम मेंशन करते हैं, याद कर लो, यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ब्लूप्रिंट आपका 3D होता है, बिकॉज ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। एंड इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग लिखते हैं, देखो कैसे लिखा जाता है वो भी मेंशन करेंगे। यहाँ पे सोच लो ये सीरियल नंबर मेंशन है, सीरियल नंबर, तो 1 2 3 हमने यूज़ किया। सीरियल नंबर डिजिट करता है कि आपके पास आइटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम आइटम्स मेंशन करेंगे। अभी अरे बंद हो गया, चलो वेट, आइटम्स मेंशन करेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट में हम इसका स्कोर मेंशन करेंगे, स्कोर, ठीक है। तो आइटम्स में क्या है, सोच लो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मैंने ए से लिख दिया, ई लिख दिया। वेरी शॉर्ट के लिए पहले शॉर्ट जाना पड़ेगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है। और मैंने फोर्थ में लिखा ऑब्जेक्टिव, मतलब जो 1 वर्ड वाला होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या फिर ट्रू फॉल्स होता है, वो सारे, वो बहुत ही छोटा, 1 वर्ड में जो हो जाए। अभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने आते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आएंगे या 4 आएंगे, बट छोटे बच्चों के लिए 2 ही आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना आ सकता है, 8 आ सकता है और 10 आ सकता है, तो उसके बेसिस पे हो सकता है 8 to 10 होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा, मतलब सोच लो 10 हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी स्कोर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्कोर दे दिया, सोचो जैसे 2 into 10, क्योंकि 10 मार्क के क्वेश्चंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सोच लो एक क्वेश्चंस के लिए 10 है, 2 क्वेश्चन के लिए 2 into 10 20 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के लिए हम यूज़ करें 3 मार्क्स, सोच लो 3 मार्क्स यूज़ कर लिया। यहाँ पे वेरी शॉर्ट के लिए हमने यूज़ कर लिया 2 मार्क्स, ठीक है। एंड पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स। सो काउंट कर लो कितना हो जा रहा है, काउंट कर लो, 80 मार्क्स का पेपर है, पूरा 80 मार्क्स का पेपर बनाया हमने। काउंट करो, ये ऊपर का कितना हो गया 20, ये कितना हो गया, मैं 10 के अकॉर्डिंग काउंट कर रही हूँ, 84 हो, आप 10 के लिए है तो फिर हो जाएगा। हाँ, मैं 8 के अकॉर्डिंग। हाँ, सो ये हो गया आपका 30, तो 20 30 50। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था 10 into 2 वेरी शॉर्ट के लिए, तो 20 अगेन, ठीक है। सो 50 20 कितना हो गया, 50 20 70। इधर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 यूज़ कर लिया, तो ये हो गया 90। तो बोलो अभी 100 मार्क्स के पेपर में बच्चों के लिए हमने 90 मार्क्स का बनाया। 10 मार्क्स का क्या रहता है बच्चों के लिए, 10 मार्क्स का क्या रहता है बताओ, ओरल टेस्ट रहता है। तो ये हो गया आपके स्कोर्स, ये स्कोर्स हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी लिखा स्कोर्स हैं, ये हो गया आपके आइटम्स। तो आइटम्स ऑब्जेक्टिव, स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। यूज़ किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट के लिए और क्वेश्चन पेपर मेकिंग के लिए, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर क्वेश्चन पेपर मेकिंग, ठीक है। यस सर, बोलिए।
तो आइटम्स ऑब्जेक्टिविटी में याद रहा, आइटम्स रहेंगे, मार्क्स मेंशन हो गया तो वो स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगा। प्रैक्टिकलिटी में आओ, द टेस्ट और इवैल्यूएशन सिस्टम शुड ऑल्सो बी एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, जितना प्रैक्टिकल हो सके, मतलब हम जो पढ़ा रहे बच्चों को वो रियल लाइफ में भी यूज़ होना चाहिए, या फिर उसको जितना टाइम आप टेस्ट करो उससे कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स ऐसा मिले जो रियल लाइफ में यूज़ हो, लाइफ के अकॉर्डिंग हो। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बिकॉज लाइफ में कुछ अर्निंग कर सके, लाइफ में कुछ हमें सीखने को मिले एंड आगे बढ़ सके, तो इसलिए हमें प्रैक्टिकलिटी वर्ड चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है, फॉर मीटिंग दिस क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया है हमारा फिक्स क्राइटेरिया है प्रैक्टिकलिटी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इट शुड बी ईजी टू प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करने में ईजी हो, ईजी टू एडमिनिस्टर, ईजी टू स्कोरिंग। समझ आया? तो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग बोल दिया जाता है कि सारे बच्चों को इंक्लूड किया गया है, तो क्वेश्चन पेपर भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा। आपका एंट्रांस का क्वेश्चन लेवल अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे छानना रहता है, स्क्रीनिंग आउट करना रहता है, वर्ड सुना होगा स्क्रीनिंग आउट, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग आउट करना रहता है कि कौन से बच्चे पढ़ेंगे, बस स्क्रीनिंग आउट। बट यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पे सारे बच्चों को पास करवाना है, सारे बच्चे एजुकेटेड बनना चाहिए, एटलीस्ट 10-12 तक सारे बच्चे पढ़ना चाहिए। तो ये एक चीज़ देखा होगा, और एक चीज़ बोल देती हूँ जो जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो, स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे थे या फिर अब ज़्यादा बच्चे हैं जो एजुकेशन में हो? आप सब अभी बीएड में हैं, अभी ज़्यादा बच्चे हैं या स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे हैं? कहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं? मैम स्कूल में। ऑब्वियस, मैं सारे स्कूल्स का बोल रही हूँ, सारे स्कूल्स, सेंट्रल मतलब आपके हो गए, प्राइवेट, कन्वेंट, जितने स्कूल्स हैं, उड़ीसा बोर्ड के सारे स्कूल्स को मिला लो, सारे स्कूल्स को मिला के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर आपके कॉलेज लेवल में या हायर एजुकेशन में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं? मैम स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं मैम। हाँ, बस यही चीज़ समझाना है, क्योंकि स्कूल लेवल तक बोला गया है, ऑलरेडी आप लोग आरएमए से पढ़ चुके हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ चुके हो, ठीक है, एसएस से पढ़ चुके हो, सर्व शिक्षा अभियान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, एनपी 1986, एनपी 2020, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पे भी पॉलिसी रखा गया है कि एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, कंपल्सरी फॉर एवरीवन अप टू द एज ऑफ 14, नाउ इट बिकम्स 18। ये रखा गया है कि केयर 18 तक मिलेगा, एजुकेशन 14 तक मिलेगा। 18 तक केयर मिलना मतलब स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाएगा, तो बच्चे +2 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सोचो, +2 तक सारे बच्चों को एजुकेट करवाने का मुहिम चल रहा है, अभी स्कीम चल रहा है, और उसके लिए हमें प्रैक्टिकलिटी सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, बुक्स उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद का जो स्टडी है वहाँ पे रिड्यूस होना रहता है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस हैं, जितने मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे हो एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उसको भी मिला के आप काउंट करोगे तो हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 स्टूडेंट आएंगे, 30 to 50,000 स्टूडेंट्स आएंगे सिर्फ बीएड के। बट अगर चेक करोगे स्कूल्स लेवल में, तो ये लाखों में होगा, लाखों में बच्चे होंगे, 1 लाख नहीं बोल रही हूँ, कुछ तो मिनिमम 10-20 लाख में बच्चे होंगे। तो कंपैरिजन करो कितना डिफरेंस आ गया, ये चीज़ समझाना है। इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, रिड्यूस्ड होता है सिलेबस, एंड आगे हमें जाने के लिए और मौका मिले ना मिले उसके लिए एंट्रांसेस होता है, ठीक है। अभी देखो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब हो गया डिटेल्ड। मैं जो इतना डिटेल्ड बोल रही हूँ यही वर्ड का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। मैं जो इतना डिटेल्ड आपको समझा रही हूँ ना, ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। देखो, इट रेफर्स टू इट्स लेंथ, एक्सटेंसिवनेस कितना बढ़ाया जा सकता है, कवर्स द कंप्लीट कोर्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बस इतना चीज़ चाहिए जहाँ पे हम बच्चों के अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड ये सब डाल सके। जो चीज़ ज्ञान होता है, ज्ञान के अंदर रहता है, वो चीज़ डालना है हमें। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब डिटेल्ड हो गया, एक ही वर्ड में याद रखना है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, जिसका लेंथ हो, या जिसको हम टोटल बेसिस पे देख सके, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, हम क्लियर है क्या? हम क्लियर है पूरा? एक यूनिट तो मैंने खत्म कर दिया आज, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऐसे ना कुछ क्लासेस चाहिए, एक्चुअली बहुत ही लेंथी पीरियड का क्लासेस करना भी है आप लोगों के साथ। मतलब जैसे आज 10 बजे तक का टारगेट है, 10 बजे तक का टारगेट है, तो ऐसा अगर हो टाइम और दे सके तो खाना पीना खाएंगे फिर आएंगे, ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, भूखे पेट कितना ही बोल पाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास तो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग भी वैसा काम कर लेना, आधा घंटे का पॉज दूंगी फिर करना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि टाइम नहीं आएगा और ऐसा, क्योंकि सबका अगर स्कूल कॉलेज सब कुछ स्टार्ट हो गया ना, तो इंसान संडे का दिन एक गैप नीड करता है, तो उसमें भी अगर हम लोग इतना लेंथी पीरियड के लिए पढ़े तो भी नहीं चलेगा, इसलिए मिनिमम पॉइंट पे भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस छुट्टी भी लेना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो चलो अभी देखो लर्निंग थ्योरीज क्या है, फटाफट से समझा रही हूँ लर्निंग थ्योरीज क्या है। डू यू नो अबाउट लर्निंग? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग कल समझाया है, कुरुक्षेत्र बच्चों को तो कल समझाया है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? पहले भी दैट इज आवर पॉइंट कि 3 लर्निंग थ्योरीज हैं।
3 थ्योरीज हैं, पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको। 3 थ्योरीज हैं, देयर आर 3 थ्योरीज जहाँ पे हमको सीखने को मिलता है एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट बोथ। बिहेवियरिज्म, मुझे मेरे पास ना अभी क्वेश्चन आ रहा है, बिहेवियर से सीखना है, ठीक है, बिहेवियर से सीखना है तो मुझे ऐसे 3 रिसर्चर के बारे में मेंशन करो, उनके 3 थ्योरीज का नाम मेंशन करो जहाँ पे बिहेवियरिज्म का पॉइंट मेंशन हो। चलो आपके लिए आज का टास्क, जल्दी से मुझसे भी गलती होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बिहेवियरिज्म में हम कुछ नाम मेंशन किए, एक है वाटसन जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, इनका थ्योरी का नाम भी वाटसन और बिहेवियरिज्म थ्योरी है। फिर आया आपका पैवलॉव, ठीक है, पैवलॉव, स्किनर। चलो इतना नाम याद रख लो बस, स्किनर हो गया। अभी एक नाम आ रहा है कॉग्निटिविज्म। यू नो दैट कॉग्निटिविज्म में कौन आएगा, मैं बोल दूं, 2 का नाम बोल दे रही हूँ फटाफट से। कॉग्निटिविज्म में पियाजे भी आएंगे, पियाजे आएंगे, ठीक है। और कौन आएगा आपका, वाइगोट्स्की भी है ना, वाइगोट्स्की ने भी कॉग्निटिविज्म पे कंसेप्ट दिया था, आपने नहीं पढ़ा है बट हायर कंसेप्ट्स में मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें ये मेंशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन आता है, ये तो वाइगोट्स्की फिर से आएंगे, वाइगोट्स्की, ले वाइगोट्स्की है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म जो बोलते हैं सोसाइटी से हम सीखते हैं, निर्माणकारी, ये ज्ञान संबंधित, ये गुण संबंधित, ये निर्माणकारी संबंधित, ठीक है, निर्माण किया जाता है। वाइगोट्स्की के साथ अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले ब्रूनर का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, बंदूरा का भी कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये सारे हो गए कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑसुबेल भी आ जाते हैं, एक ग्रेट कंस्ट्रक्टिविज्म है ऑसुबेल। क्लियर है, इस पॉइंट पे क्लियर है, तो ज़्यादा और पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम स्किप मार सकते हैं, ठीक है। स्टोरी से हम बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, तो मेरा स्टोरी याद रखना। बिहेवियर सीखना है ना, तो वो रिलेट होता है साइकोलॉजी के साथ। मनोविज्ञान, मन का ज्ञान, मनोविज्ञान। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑब्वियस है आप मेरे बारे में अब तक तो 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ जान गए होंगे, बहुत कुछ जाना होगा कि मेरा बिहेवियर कैसा है। और एक चीज़ है ना, आप अपना साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग झूठ कितने लोग के पास बोल सकते हो, क्या झूठ हम लॉन्गर पीरियड तक बोल सकते हैं। बिहेवियरल लर्निंग बोलता है कि दैट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब अवलोकन कर सकते हैं, जिसको आप क्वांटिफाइड कर सकते हो, क्वांटिटी। ऐसे में बिहेवियर को क्वालिटेटिव इन नेचर बोला गया है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि हम इसको क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं कि कितना आप वैल्यू दे रहे हो। आप एक टाइप का बिहेवियर कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना, आप 100% में हो, उसको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी में आएगा। अदरवाइज बिहेवियर को कभी भी हम क्वांटिटी में चेक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बस बिहेवियरल साइकोलॉजी में अगेन 2 टाइप ऑफ कंडीशनिंग रखा गया, क्लासिकल एंड ऑप्ट। बट फादर ऑफ बिहेवियरिज्म अगर कोई है तो वहाँ पे लिख लो वाटसन, ठीक है। अभी लर्निंग प्रोसेस, यू नो दैट लर्निंग प्रोसेस it is a modification of behavior. Learning is a process and it changes the behavior of a student or the learner. It is a modification of behavior. It is a interaction between the experienced and the unexperienced person, and it can change anything. आपके अंदर जो चीज़ें, आपके अंदर स्किल्स मुझे सिखाना है, आपके अंदर एटीट्यूड डालना है, या आपके अंदर सेंसिटिव पॉइंट्स को डालना है, इमोशनल बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे लर्निंग चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, और मैं एज ए टीचर आपको सिखाऊंगी। तो ये आपके टीचर के बेसिस पे आपका एनवायरनमेंट भी टीचर बन सकता है, आपके पेरेंट्स भी आपके टीचर ही हैं, आपके एल्डर्स, यंगर्स, कोई भी पर्सन जो जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज हो इस बेसिस पे, वो अगर सिखा रहा तो वो आपके लिए टीचर का काम करेगा। बस आप यहाँ पे लर्नर होंगे, जब आप सिखाएंगे तो सामने वाला पर्सन आपके लिए लर्नर होगा। सो आपके अंदर डिजायरेबल चेंजेस और बिहेवियरल जो चेंजेस है वो हम ला सकते हैं, ठीक है। और इट इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स, राइट, याद है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स याद आ रहा है, कुछ डायग्राम से याद आ रहा है क्या, डॉग वाला कंसेप्ट, पैवलव का जो डॉग वाला कंसेप्ट था, क्या बोलता है ना, मैं सोच लो मैं पैवलव हूँ, ठीक है, मैं पैवलव हूँ, और मैंने थिंक किया क्या स्टिमुलस के बेसिस पे रेस्पॉन्स मिलता है। सो मुझे ये जज करने के लिए मैंने यूज़ किया एक डॉग को, ठीक है, एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, तो डॉग को मैंने ले लिया। अभी डॉग को मैंने 2 दिन से खाना नहीं दिया था, ठीक है, 2 दिन से मैंने खाना नहीं दिया था, एंड उनको मैं उसको लेके आई और उसको मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल टेबल के साथ बांध दिया, ठीक है, क्योंकि वो हिलेगा डुलेगा तो मैं ऑब्जर्व कैसे करूंगी, तो मैंने बांध दिया, ठीक है। अभी बांधने के बाद टेबल के सामने मैंने क्या किया कि खाना रख दिया, उसका फेवरेट खाना रख दिया, तो क्या करेगा रेस्पॉन्स, उसके मुंह से पानी आएगा, वो खाना खा लेगा, ठीक है ना। अभी ये पहला पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट क्या है,
समझ आ रहा है? पहला डायग्राम देखो, ड्राइंग देखो, समझ जाओगे। ये अनकंडीशनड है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें भूख लगेगा, हमारे सामने खाना है, हमारे मुंह से पानी आएगा, तो ये अनकंट्रोल्ड है। अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मिलेगा, तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि मैं बोल रही हूँ अभी तो मैं खाना तो दे रही थी, बट ना मैं खाने को छोड़ के देखना चाहती हूँ क्या वो सिलाइवेट करता है, रेस्पॉन्स सेम रहता है कि अगर मैं दूसरा कोई चीज़ लेके आऊँ। जैसा मैंने उसके सामने एक बेल बजा दिया, घंटी बजाया, तो घंटी का रेस्पॉन्स क्या उसको मिलेगा? नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने यूज़ किया न्यूट्रल स्टिमुलस, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। अभी नेक्स्ट आया ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ठीक है, जब कंडीशन करना है तो मैंने क्या किया, खाना भी दिया प्लस उसके साथ प्लस करके मैंने एसोसिएट प्रोसेस में बेल भी बजा दिया, बेल भी बजाया। ठीक है, कि मैं अभी खाना दे रही हूँ, उसी के साथ चलो उसके सामने क्या करती हूँ, बेल बजा देती हूँ, उसके बाद खाना देती हूँ। तो सेम वो एक्वांटेड हो जाएगा उस चीज़ के साथ, एंड वो खाना खाने से पहले ही थिंक कर रहा है कि बेल बजने से ही खाना आ रहा है, तो बेल और खाना एक साथ ही मिल रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह से पानी आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया यहाँ पे, ये चीज़। लास्ट में क्या किया गया, अब हम चेक करेंगे अगेन, खाना नहीं देंगे बट बेल बजाएंगे, बिकॉज मेरा हैबिट बन गया था कि मैं बेल बजा रही हूँ और खाना मैं पहले देती थी बेल के साथ, मतलब मेरे डॉग को। तो अभी वो डॉग क्या सोच रहा है कि मालिक ने, पैवलव ने बेल बजाया तो खाना जरूर मिलेगा, तो चलो बेल बजाते हैं। वो मुंह से सलाइवेट करना स्टार्ट करा बट खाना नहीं मिला। 1-2 दिन के बाद जैसे उसने देखा कि खाना नहीं मिल रहा है, सिर्फ बेल बज रहा है, तो वो चीज़ फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा, वो रिस्पॉन्स बेल के साथ और नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए आदत जो रह जाता है वो कुछ टाइम तक के लिए चलते रहता है। इसी को हमने बोला स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एक पर्सन को हम कंडीशन कर सकते हैं कोई भी चीज़ों से, अगर हम कोई नेचुरल थिंग के साथ उसको एसोसिएट करके दें जिसका नेचुरल बिहेवियर या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके लिए, क्या हम समझ पाए? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, मैं पैवलव बनी थी अभी के लिए। देखो कभी कभी है ना, बच्चों को इस टाइप का भी पढ़ाना चाहिए। आप सब बड़े हैं तो इसलिए सोच रहे होगे कि मैम क्या मजाक करें, बट अभी जिस वे से मैंने बोला कोई भी बच्चा समझेगा, कोई भी बच्चा समझ जाएगा। इसलिए कभी कभी ट्राई करना, क्लासरूम में पढ़ाने जाओगे, टीचिंग दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लासरूम में एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करो, मैं हूँ राजा, मैं हूँ पैवलव, ऐसे करके, तो उनको ज़्यादा रिकॉल रहेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो इसके बाद स्किनर आएंगे। स्किनर का कंडीशन, अच्छा सॉरी, मेरा लोगों की वजह से ही ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, इसका तो डायग्राम आप लोगों के पास पहले से भी है, फिर भी मैं और एक स्टोरी सुना देती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट मैं स्टोरी सुना रही हूँ, कुछ नहीं, छोटा सा स्टोरी है पूरा। तो मैं कौन हूँ, अब मैं एक चूहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी बहुत भूख लगा है, मुझे कहाँ पे रखा गया है, मुझे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के अंदर रखा गया है। इलेक्ट्रिक ग्रिड और इलेक्ट्रिक बॉक्स बोल लो, मतलब ऐसा बॉक्स जहाँ पे नीचे से कनेक्टेड है क्या, तार, कैथोड एंड एनोड, प्लस एंड माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं अगर कोई भी गलत स्टेप लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा, शॉक लगेगा, करंट लगेगा। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, मैं चूहा हूँ, मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरा नाम नंदिनी है। ठीक है, अब तो मेरे पास अभी क्या है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे रख दिया गया है एक इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर, या बॉक्स के अंदर जहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रेजेंट है। अब बॉक्स के अंदर 2 मुझे बटन दिख रहे हैं, एक है रेड, एक है ग्रीन। अच्छा बताओ अभी रेड कौन सा है, डेंजर है या फिर ग्रीन डेंजर है? डेंजर मैम, रेड डेंजर है, ग्रीन ओके, मतलब जो काम सही हो उसके लिए ग्रीन रहेगा। ओके, तो मेरा काम क्या है, मुझे बॉक्स को ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास एक लीवर होगा, लीवर मतलब पेड़ वाला, पेड़ के पास जो लीवर रहता है उसको नहीं बोल रही हूँ मैं, LEVER, लीवर और स्ट्रिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में कुंडी, कुंडी बोला जाता है। तो उसको जैसे ओपन करोगे तो वो ओपन होगा एंड वहाँ से मैं निकल सकता हूँ, या फिर वो ही मेरा काम है, अगर मैं उसको खोल दिया तो मुझे खाना मिलेगा, अगर नहीं खोल पाया तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो ये 2 चीज़ हो रहे हैं, तो मेरा काम के ऊपर ही डिपेंड करता है खाना आना। ठीक है, अंदर बॉक्स के अंदर खाना आएगा। तो यहाँ पे सोच लो कि एक चूहा का क्या रेस्पॉन्स रहा ना, रेस्पॉन्स के ऊपर ही ये काम कर रहा है, रेस्पॉन्स जैसा देगा उसके ऊपर उसको क्या मिलेंगे, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। रीइंफोर्समेंट का दूसरा नाम है रिवार्ड, एंड यहाँ पे रिवार्ड है खाना। ठीक है, एंड दूसरा रिवार्ड है
आपका जो नेगेटिव वाला है जिसको आप पनिशमेंट काउंट करें वो इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो पॉजिटिव रिवार्ड में है खाना और नेगेटिव रिवार्ड में है पनिशमेंट, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक शॉक बोला। तो इस बेसिस पे मैं जैसे पहली बार ट्राई करा, बहुत ट्राई किया मैंने बट ओपन नहीं हुआ, गलती से मैंने रेड बटन को क्लिक कर दिया, चलो तो मुझे सडनली इलेक्ट्रिक शॉक मिला, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से कोशिश करा बिकॉज मुझे बहुत भूख लगा है, क्या करूँ, फिर से मैं दबाते दबाते ग्रीन को दबा दिया, तो लीवर ओपन हुआ, खाना अंदर आया और मैं खा लिया। ये हैबिट नेक्स्ट कुछ समय के लिए चलते ही जाएगा और ये मेरा हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब ग्रीन में ही खाना मिल रहा है, रेड में पनिशमेंट मिलता है, तो मैं ग्रीन वाला ही दबाऊंगा। तो इस थ्योरी को बोलते हैं रेस्पॉन्डेड थ्योरी, या फिर इसको बोला जाता है रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या फिर इसका दूसरा नाम और भी है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। क्या हम समझ पाए? बिहेवियर में फिक्स करना रहता है ना बच्चों के, तो हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ती है बार बार। एक होता है ड्रिल वर्क, ड्रिल को कभी कभी रोट भी बोलते हैं, रोट मतलब रटना, ठीक है, मतलब एवरीडे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो एक ही चीज़ अगर रिपीट करें, जो टीचर ने बोला उसी को ही रिपीट करें तो वो रोट हो जाएगा ना। तो ड्रिल मतलब भी प्रैक्टिस, तो ड्रिल वर्क करवाने से हो जाता है। रिपीटेटिव प्रैक्टिस, बोनस पॉइंट, कभी कभी लालच भी मिलता है कि हम लोग अगर ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो हमें बोनस पॉइंट मिलेगा। पार्टिसिपेशन पॉइंट, अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। वर्बल रीइंफोर्समेंट, शाबाशी मिलेगा, मैंने आपके लिए शाबाशी वाला वर्ड रखा हुआ है, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी वर्दी, यू आर वेरी एक्सीलेंट पर्सन, तो ऐसा मैंने वर्ड्स रखा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम विद्वान हो, तुम ऐसा हो वैसा हो, तो दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स। वर्बल, मैंने अपना गला का यूज़ किया वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, इसलिए ये वर्बल है। अगर मैं जेस्चर का यूज़ करती तो नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होता। एस्टैब्लिशिंग रूल्स, ठीक है, ये तो नियम बनाना। अब आ जाते हैं कॉग्निटिविज्म में। यू नो दैट कॉग्निटिविज्म अब भी पढ़ा है, सबको पढ़ाया, पियाजे का कंसेप्ट क्विकली करते हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी समझ पाए क्या है। तो हमें पूरा नहीं चाहिए, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आती हूँ। देखो, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपना कंसेप्ट दिया हुआ था। स्टोरी सुनना, अब मैं कौन हूँ? पियाजे हूँ, मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर मैंने कंसेप्ट दिया था। और मेरा काम क्या है, मैंने यूजेनिक्स के साथ, यूजेनिक्स एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे इंसान का सोचने का कैपेसिटी के साथ हम लिंक करते हैं अपने स्टडीज़ को। तो पियाजे ने अपने स्टडीज़ को लिंक किया था यूजेनिक्स के साथ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेरा जो कंसेप्ट है वो साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजी पूरा जो किताब है ये पियाजे के कंसेप्ट के ऊपर ही बहुत बड़ा आधार बनाता है और उसी पे निर्भर करता है। और पियाजे के हिसाब से क्या होता है, इंसान कहाँ से सीखता है, मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलने से हिंदी में होता है इसको संज्ञानात्मक विकास, और इंग्लिश में इसको कॉग्निटिविज्म बोल सकते हैं। अभी कॉग्निटिविज्म में मैंने कुछ वर्ड्स रखा हुआ है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ पे रहेंगे? माइंड के अंदर। अगर किसी ने बोला कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या ना, मेंटल डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बोला जाता है। अगर पर्टिकुलरली मैं इंटेलिजेंस बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इंटेलिजेंस दूसरा कंसेप्ट है और माइंड का जितना भी प्रोसेसेस है उसका डेवलपमेंट दूसरा कंसेप्ट है। इंटेलिजेंस एक पर्टिकुलर एंड डिटेल पॉइंट पे आता है, माइंड के प्रोसेसेस में बहुत कुछ आते हैं, आपका मस्तिष्क का विकास, ठीक है। तो उस चीज़ में पियाजे ने अपना कंसेप्ट दिया था। अभी के लिए मैं पियाजे हूँ। पियाजे ने 4 स्टेप्स में इसको बताया कि बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है या कॉग्निटिव का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप में क्या है? पहला स्टेप है, वर्ड याद करने के लिए बोला था स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, ये वर्ड मैं सबको देती हूँ स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आप याद रखो, पहला तो एस फॉर सेंसरी मोटर, ठीक है। पी आया ना, पी फॉर देखो प्री ऑपरेशनल। तो स्पेसिफिक में लास्ट क्या होता है, मैं फिर से लिख रही हूँ स्पेसिफिक। तो देखो, तो हमें याद रखना ये, ठीक है। एस फॉर सेंसरी मोटर, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 स्टेप में हो जाता है। अब चीज़ है, सेंसरी मोटर है इन्फेंसी पीरियड को लेके। इन्फेंसी पीरियड कौन से एज को बोला गया? 0 to 2 ईयर्स। इस चीज़ में 0 to 2 ईयर्स में जो जो चीज़ें होती हैं उसको याद रखना है, ठीक है। कॉग्निटिव, दिमाग से जुड़े हुए जो जो चीज़ें होते हैं, जैसे हम दुनिया को समझना शुरू करते हैं, आरंभ होता है, स्टार्टिंग पीरियड है। कैसे आरंभ करोगे? एक छोटा बच्चा क्या करता है, चीज़ों को छूता है, टचिंग करके, शेप साइज सबको टच करके जानता है। उसको कुछ भी आप चीज़ें दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो, वो पकड़ता है और थ्रो करना स्टार्ट करता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन से समझता है, रिफ्लेक्स एक्शन से समझता है। इसमें मेन वर्ड है जिसको मैंने रिफ्लेक्स एक्शन के बेसिस
बोला और ऑब्जेक्ट को पकड़ के समझना और ऑब्जेक्ट में फिक्स हो जाना, उस आइडिया को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो सेंसरी मोटर स्टेज में स्टेट के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, याद रखो ऑब्जेक्ट परमानेंस। नीचे चलो, अभी क्या बोला गया, प्री ऑपरेशनल। पता है प्री ऑपरेशनल अगर मैं बोलूँ तो प्री ऑपरेशनल ये पीरियड है 2 से 7, मतलब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को प्लेइंग एज बोला गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है, बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं। और इसमें क्या होता है पता है, इस स्टेज में 3 स्टेजेस एक्चुअल होता है। जिनको भी पियाजे का कंसेप्ट पढ़ना है वो वीडियो देख लो या फिर नोट्स से पढ़ लो, बिकॉज यहाँ पे मैंने बस शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है। तो पियाजे के कंसेप्ट में प्री ऑपरेशनल में 3 स्टेज बोले गए हैं। एक पता है ये होते हैं एक ही पॉइंट पे फिक्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रेशन। मतलब हमेशा हमारे माइंड में कितना चलता है, एक साथ बहुत सारे थॉट्स चलते हैं ना, नहीं, वो एक समय पे एक ही चीज़ को कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, 2 से 7 साल के हैं, इसलिए सेंट्रेशन पॉइंट याद आ रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमिज्म, मतलब उनको लगता है कार्टून सारे रियल है एंड उनसे बात करते हैं। मोगली रियल है, टॉम एंड जेरी रियल है, वो उनसे बात करेंगे। एंड जो ह्यूमंस हैं वो अनरियल है। एंड ऐसा अगर अनरियल भी नहीं सोचा तो ये सोचते हैं कि कार्टून्स एंड ह्यूमंस दोनों सेम है, ठीक है। और एक वर्ड आता है जो हम बोलते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म, मतलब खुद के लिए ही सोचना हमेशा, मतलब अपने मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरा डॉल है, मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगा, मैं मेरे बारे में सोचूंगी, मैं खुद के बारे में। तो ये हो गया आपका प्री ऑपरेशनल। यहाँ पे सिंबॉलिक प्ले बोला गया है, पिक्चर्स के साथ खेलना, गुड़ी मतलब डॉल के साथ खेलना, थिंकिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज डेवलप करा इस स्टेज में। कॉन्क्रीट स्टेज क्या होता है, कॉन्क्रीट बोल दिया मतलब रूल्स फिक्स्ड हो गए। अभी हम सोच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ सकता है, हमें सही से पता चल रहा है चीज़ों का वॉल्यूम, वेट, हाइट कितना हो सकता है, हम कोई भी आइडिया को ले सकते, समझ सकते। ये 7 से 11 साल का बच्चा है। 7 से 11 साल का बच्चा सबसे एक्टिव तो रहते हैं 2 से 7 वाले, बट सबसे एक्टिव नहीं, टैलेंटेड जोन पे है 7 से 11, बिकॉज उनको सीखना रहता है बहुत सारा चीज़, नए नए चीज़ों को सीखना रहता है। एंड द लास्ट स्टेज जहाँ पे बच्चा लॉजिकली एविडेंसेस के साथ मीनिंगफुल एब्स्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे बच्चा कंसेप्ट्स को मतलब समझता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर सकता है, वो है आपका 11+ से, जो कि एडोलेसेंस बच्चे होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पीस में, टुकड़ों में ले सकते हैं। मतलब सोचो ये 4 स्टेज खत्म हो गया, उसके बाद हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, डिस्कशन में हेल्प कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल मिल सकता है, कंसेप्ट को जोड़ सकते हैं, निमोनिक्स मतलब वर्ड्स के मीनिंगफुल चीज़ों को समझ सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स को भी समझ सकते हैं, प्लस पिक्चर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कॉग्निटिव में होता है। क्लियर है क्या? सारे कंसेप्ट को समझाना ना, असेसमेंट इसी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए बोला गया। कंस्ट्रक्टिविज्म बोला गया, तो फटाफट से और एक स्टोरी। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब निर्माणकारी, वर्ड हिंदी में उड़िया में इसलिए बोलती हूँ जैसे कि आप लॉन्गर पीरियड तक याद रखो। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये आपका ना ऑब्जर्वेशन पे एंड साइंटिफिक स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम सोचें कि इंसान कैसे सीखते हैं। सोचो हम इतना पावरफुल इंसान है क्या, हर एक चीज़ देखते हुए सीख जाए? हाँ, कुछ तो होगा हो ना, हमारे अंदर कुछ तो होता होगा ना। तो क्या होता है, इसके लिए 3 एजम्पशंस, क्यूरियोसिटी होती, कुछ तो होगा। तो लर्नर जो हम हैं, कंस्ट्रक्ट नॉलेज, हम ही क्या करते हैं, हमारा नॉलेज को बिल्डअप करते हैं, कहीं से भी हो, वो टीवी, रेडियो, सराउंडिंग, फैमिली, बाहर सोसाइटी के मेंबर, किसी भी चीज़ से, बुक से हम सीखते हैं, नॉलेज बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्नर है प्रायर नॉलेज। आपके पास ऐसा चीज़ है ना, मैं जो इतनी चीज़ें बोल रही हूँ ये मेरा प्रीवियस मतलब पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। इस चीज़ में मैं सीखते सीखते, बोलते बोलते और चीज़ों को जानते जानते हैबिट बन गया है। इसके बेसिस पे मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो यही है कि पहले कुछ आपके पास नॉलेज होगा, प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान, उसी पूर्व ज्ञान के आधार पे अभी नए ज्ञान बना रहे हो, ठीक है। एक्सपीरियंस दे यूज इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज बोथ एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, याद रखो लर्निंग दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस सीख लिया तो हो गया। ये एक्टिव प्रोसेस है, सीखना भी है, उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करना है जो नहीं जानते उनके सामने, ठीक है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझा कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किसने दिया था, फटाफट से बोल रही हूँ यहाँ पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। पता है कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर हैं वाइगोट्स्की। कौन है? वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की ने, मैं समझाऊंगी अगेन आपको, मैथ एंड क्लासेस फिर से होंगे आपके एग्जाम से बिफोर, वो देखा जाएगा, बट अभी के लिए स्टोरी सुनो, बहुत सारे स्टोरी आज सुनाया ना आपको, स्टोरी सुनो। लेव वाइगोट्स्की मैं हूँ, और मैं अभी कौन हूँ ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हूँ, मतलब मैं समाज को लेके आपके ज्ञान को निर्माण करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया
कि मैंने बोला कि सोसाइटी में, समाज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोगों को बताते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। देखो तब से हम 8 बजे से क्लासेस कर रहे, लैंग्वेज का अगर यूज़ ना करते ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता। फेस टू फेस में तो और जल्दी कर पाते, बट चलो कोई बात नहीं, वर्चुअल क्लासेस से ही बट बहुत कुछ हम सीख पा रहे 1.5 घंटा के बाद भी। और ये लैंग्वेज के लिए ही पॉसिबल हो रहा है। लैंग्वेज से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। लैंग्वेज से ही आप बहुत सारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानते हो। लैंग्वेज से ही आप नॉर्म्स के बारे में जानते हो, कौन सी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कैसा है पता चलता है। तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, यहाँ पे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बोल दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। और एक चीज़ है सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी में आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो। हम लोग हर दिन नहीं बोलने से भी अगर बाहर जाते हैं 100 लोगों के साथ तो मिलते ही होंगे, 100 ना सही 50 तो मिलते ही होंगे, 10 तो मिलते ही होंगे। तो ये 10 लोगों को हम देखते हैं आंखों के सामने, उनसे भी कुछ सीख रहे हैं, सुनते हैं उनसे कुछ सीख रहे हो, बोलते हैं उनके साथ सीख रहे हैं। तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं सोसाइटी में, तो हमारा ना स्पीच 3 टाइप का होता है। स्पीच कितने टाइप का होता है ना, हमारा स्पीच 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स के स्पीच होता है। इनर स्पीच जो अपने आप से आप बात करते हो, प्राइवेट स्पीच जो अपने फैमिली मेम्बर से आप बात करते हो, सोशल स्पीच जो सोसाइटी से आप बात करते हो। ठीक है, तो ऐसे आप नॉलेज लेते हो। उसे छोड़ के पता है आपको, आप सिखाया था जेडपीडी, ऑब्वियस एक वर्ड सिखाया था जेडपीडी। जब कोई लर्नर को नॉलेज लेना है या फिर कोई काम का नॉलेज लेना है या कोई टास्क को करना है, तो वो किसका हेल्प नीड करता है, कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का, एक्सपीरियंस्ड पर्सन का। ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन कोई टीचर हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, एल्डर हो सकता है, यंगर हो सकता है, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकता है, जहाँ से वो सीख के वो टास्क को कंप्लीट करेगा। इसको बोलते हैं बच्चों के लिए जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बट अगर मैं ऑपोजिट बोलूँ कि एक्सपीरियंस पर्सन और टीचर बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, तो उसको जेडपीडी और नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, स्काफ फोल्डिंग हम बोलते हैं, समझ लो। तो ये वर्ड भी आ गया। और लास्ट वर्ड है मेक मोर नॉलेजेबल अदर। हम अपने नॉलेज को दूसरों को नॉलेजेबल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कंसेप्ट है आपके किसका, वाइगोट्स्की का। जेरोम ब्रूनर का भी कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। जेरोम ब्रूनर 3 वे से रिप्रेजेंटेशन किए थे किस चीज़ का, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। मतलब बच्चे कहाँ से सीखते हैं या लर्नर्स कहाँ से सीखते हैं। देखो 3 चीज़ है। तो ISC तो आप जानते हो ना, अभी उल्टा कर देना बस, EIS। ठीक है, EIS, E फॉर इनएक्टिव, इनएक्टिव। इसको हम इनएक्टिव अगर उल्टा उल्टा करके पढ़े या फिर तोड़ के पढ़े तो रॉन्ग आ जाएगा। सो इनएक्टिव स्टेज को करने के लिए इनएक्टिव बोला गया। ठीक है, जहाँ पे एक्शन किया जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों का एज है 0 to 1, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को टच करके समझता है। फिर आता आइकॉनिक। मतलब आइकॉनिक क्या होता है पता है, इमेज बेस्ड, इमेज कोई चीज़ों को देखना, पिक्चर्स को देखना, उसके साथ रिलेट करना इन्फॉर्मेशन को एंड समझना। लास्ट है सिंबॉलिक बेस्ड, जहाँ पे हम लैंग्वेज या फिर सिंबल या साइन का यूज़ करते हैं। आइकॉनिक स्टेज का एज है 1 to 6 ईयर्स, सिंबॉलिक का 7 ईयर्स। एप्लीकेशन है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, केस स्टडी, रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड सिमुलेशन पेरेंटिंग स्टाइल जैसा है, जहाँ पे आप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें करके दिखाते हैं और वो आपको कॉपी करते हुए सीखता है। ठीक है, ये सब है, इतना इनफ है। अभी देखो थोड़ा बहुत आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक। ऊपर के 2 तो आप पढ़ चुके हो। फॉर्मेटिव फॉर बोला, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, सबमेटिव जो एंड ऑफ दिस सेशन होता है या सीजन होता है। फॉर्मेटिव ईच एंड एवरी क्लासेस में, विद इन दी क्लास और विद इन दी जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर होगा। प्रोग्नोस्टिक जब ग्रुप में हो कोई काम, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो किया जाता है। डायग्नोस्टिक जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली भेजा जाए। तो अभी ये जो टर्म है ना, ये सोचो समझो, ये कहीं पे मेंशन नहीं था तो इसको ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है। माइकल स्क्रिवेन। ठीक है, कौन है, माइकल स्क्रिवेन कॉइन्ड द टर्म फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन 1967। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लो, 1967 में फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन का टर्म नाम किसने दिया था, माइकल स्क्रिवेन ने दिया था। फॉर्मेटिव समझ गए हो या फिर से समझाना पड़ेगा, बताओ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव फीडबैक है। क्लियर।
हाँ, क्लियर है। मतलब जहाँ पे छोटे-छोटे प्रोग्रेस को जान सकते हैं, एकेडमिक प्रोग्रेस पे, एवरीडे के बेसिस पे हो सकता है, कंटीन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल बेसिस पे हो सकता है। फटाफट से बोल दे रही हूँ। लर्निंग स्टैंडर्ड को मतलब कितना अचीव किए हो थोड़ी-थोड़ी क्लास में। मैंने सपोज़ अभी ना पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया, फिर मैं आपको पूछूँ या क्या आपको ये समझ आए? जो आपका एक आंसर आएगा वो मेरे लिए फीडबैक होगा। तो वो चीज़ आपका हो जाता है किसमें? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब फॉर्मेटिव में क्या-क्या कर सकते हैं देखो, क्विज़ेस, असाइनमेंट, यही सारा मेन चीज़ है। आपको तो ऐसे मैं फॉर्मेटिव पूरा समझा चुकी हूँ। आपको जो वर्ड्स अभी समझना है, याद रखना है ये क्विकली, जो छोटे-छोटे पीरियड में होता है, जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, ठीक है? क्विज़ेस, असाइनमेंट, होमवर्क, टेस्ट, शॉर्ट डिस्कशन, देख रहे हो? डिस्कशन बोला नहीं, शॉर्ट डिस्कशन बोला। समराइजिंग द मेन पॉइंट्स, बस मेन पॉइंट्स को समराइज करना है, समझाना है, सारांश बताना है। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज, 1 मिनट पेपर, समझ में आ रहा है ना? कम समय। एग्जिट कार्ड, मतलब इसका आंसर दो और निकल जाओ इस लेवल से। इन क्लास गेम्स, क्लास में गेम्स होगा, कार्ड गेम्स होगा या पाई चार्ट गेम्स होगा या फिर लेडर गेम्स होगा, ऐसा। ग्रुप प्रेजेंटेशन। सबमेटिव में चलो, तो सबमेटिव में क्या है ये भी आप जानते हो। सबमेटिव में एट द एंड होगा, देखो यहाँ पे भी एट द एंड मेंशन होता है, ठीक है? जो टाइम पीरियड लर्निंग का दिया गया है वो होगा। और पता है यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, नेशनल स्टैंडर्ड, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर, उसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। पीरियड जैसे हाफ टर्म बेसिस पे भी हो सकता है, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, ईयर एग्जाम, ये सब हो सकता है। और इसमें क्या एंड रिजल्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। व्हाट हैव स्टूडेंट्स लर्न, क्या बच्चों ने सीखा। मेरे माइंड में भी आता है आप लोग सीखने के बाद क्या आपने सीखा, कितने बच्चों ने एग्जीक्यूट कर पाए। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम भूल गए। भूलना नहीं है, रिपीटेटिवली उसको सुनना है, समझना है, उसको अपने अंदर डालना है। मैं भी भूल जाती हूँ, तो चीज़ों को बार बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी जाके आप याद रखोगे। सो व्हाट हैव स्टूडेंट्स लर्न, व्हाट डिड दे रिटन, कितना उन्होंने याद रखा है। रिटेन क्या है अपने अंदर, मतलब हम अगर आज 100% सीखे हैं तो 100% के 100% तो याद नहीं रहेगा ना, उसका मे बी 90, 80, 70 इतना याद रहेगा। तो कितना हमने रिटेन किया, जितना परसेंट हमारे पास रह गया वो रिटेन हो गया। हाउ मच हैव दे प्रोग्रेस, कितना उनका प्रोग्रेस हुआ वो चेक करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्स का नाम बोल रही हूँ, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एंड ऑफ प्रोजेक्ट का, मिड टर्म एग्जाम्स, क्यूमुलेटिव वर्क पहले भी बोल दिया है, पूरे साल जोड़ जोड़ के करना, 1+1+1+, हर एक काम को जोड़ जोड़ के एंड तक लेके जाना। स्टेट असेसमेंट, जो आपके स्टेट असेसमेंट बोलने से होता है कि जो आपके अवस्था को बताता है कि आपको 2 महीने के लिए मैंने पढ़ाया और मेरा पीरियड था 2 महीने का, और उसी 2 महीने के एंड में अगर कोई एग्जाम होता है तो वो भी सबमिटिव है। मैं एक टाइम फिक्स कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ 1 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में, 1 घंटे में, इतना शॉर्ट नहीं बोला। तो 1 घंटे के विदिन हो रहा है, कोई टॉपिक के विदिन हो रहा है, वो फॉर्मेटिव है। अगर एंड में चले जा रहे हैं तो वो सबमिटिव हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है या नेशनल लेवल में फिक्स होता है या स्टेट लेवल में फिक्स होता है, वो चीज़ जो सबके लिए इक्वल रहता है। एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट, अगर चैप्टर टेस्ट भी कर रही हूँ, सो जो एक चैप्टर मुझे एंड करने के लिए 7 दिन का समय लगा या 3 दिन का समय लगा, 3 दिन के बाद अगर पूरा कंप्लीट टेस्ट हम लोग करें, एक्सरसाइजेस करें, तो वो भी आपका सबमिटिव होगा, समझो। बट टॉपिक का एंड हुआ, टॉपिक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, टॉपिक का एंड, इन बिटवीन द टॉपिक और टॉपिक के अंदर ही कुछ पूछ लेना, वो सब आपका फॉर्मेटिव है। सेमिस्टर एग्जाम्स भी। सो ये आपको पता चल जाएगा क्या है। फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबमेटिव इवैल्यूएटिव है। सबमेटिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है, कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन, मैं पढ़ाने के बाद करूँगी, ये पढ़ाने के दौरान होगा, दौरान दैट इज़ द ड्यूरिंग। फॉर्मेटिव इट इज़ एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैंने पहले भी बोल दिया था, फॉर लर्निंग, ये ऑफ लर्निंग है। इट इंक्लूड्स लिटिल कंटेंट एरिया, छोटे अमाउंट में, ये बड़े अमाउंट में, चैप्टर्स, पूरा चैप्टर्स। ये क्या करता है, बच्चों को एनहांस करता है, ये बच्चों को इवालुएट करता है। ये बच्चों को फॉर्मेटिव में क्या होता है, मॉनिटर करते हैं, इसमें इवालुएट करते हैं। ये लो स्टेक टेस्ट है, ये हाई स्टेक टेस्ट है। यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी पॉइंट पे। यहाँ पे बच्चों को प्रमोशन दिया जाता है, ग्रेडेशन किया जाता है। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज एंड रिजल्ट और एग्जाम सर्टिफिकेशन आता है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का निर्णय होता है। इट इज़ इनफॉर्म। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.